गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लोकेश चौधरी आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। बीएससी पार्ट में यूनिट फर्स्ट HSAB सिद्धांत चल रही है, जिसमें टॉपिक है सहजीविता। ये हमारा टॉपिक चल रहा था, सहजीविता क्या होती है, सहजीविता या सहजीवन क्या होता है। जब कोई सीमावर्ती अम्ल जब कोई सीमावर्ती अम्ल किसी परबल या कठोर क्षार के संपर्क में आता है। जब कोई सीमावर्ती अम्ल किसी परबल क्षार या कठोर क्षार के संपर्क में आता है तो वह कठोर क्षार की भांति तथा मृदु क्षार के संपर्क में आता है। मृदु क्षार के संपर्क में आता है तो मृदु की भांति व्यवहार करता है। मृदु की भांति व्यवहार करता है। मृदु क्षार की भांति व्यवहार करता है। यानी कि जब कोई सीमावर्ती अम्ल किसी कठोर क्षार के संपर्क में आता है तो वो कठोर क्षार की भांति, या किसी मृदु क्षार के संपर्क में आता है तो वह मृदु क्षार की भांति व्यवहार करता है। इसे हम कहते हैं सहजीवन, और जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं सहजीविता। ठीक है। जैसे कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ तथा मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ अंतरक्रिया करते हैं तो उनका स्थायित्व करते हैं तो उन यौगिकों का स्थायित्व या उन यौगिकों के स्थायित्व में वृद्धि होती है जो सहजीवन कहलाता है। तथा इस प्रक्रिया को सहजीविता कहते हैं। यानी कि जब कोई सीमावर्ती अम्ल कठोर क्षार के संपर्क में आता है तो वो कठोर क्षार की भांति व्यवहार करता है। अगर वो मृदु क्षार के संपर्क में आता है तो मृदु क्षार की भांति व्यवहार करता है, जो आपके पास में क्या है, सहजीवन है। अर्थात हम कह सकते हैं कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ, मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ में अंतरक्रिया करते हैं तो उन यौगिकों के स्थायित्व में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, जो क्या कहलाता है, सहजीवन कहलाता है। और जो हमारे पास में प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम कहते हैं सहजीवन। ठीक है। सन 1964 में जॉर्जेनसन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि
B+3 एक सीमावर्ती अम्ल है, एक सीमावर्ती अम्ल है, जो सीमावर्ती अम्ल है जो यदि H प्लस आयन से H माइनस आयन से जुड़ता है, जो कि H माइनस आयन से जुड़ता है, जो कि एक मृदु क्षार होता है, तो BH3 यौगिक का निर्माण होता है, BH3 यौगिक का निर्माण होता है, जो एक मृदु अम्ल की भांति, जो एक मृदु अम्ल की भांति व्यवहार करता है, अम्ल की भांति व्यवहार करता है, मृदु अम्ल की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, इसी के साथ में हमारे पास में तथा B+3 सीमावर्ती अम्ल यदि F माइनस आयन से जुड़ता है, जो कि एक कठोर क्षार होता है, जो कि एक कठोर क्षार होता है, तथा BF3 यौगिक का निर्माण होता है, जो एक कठोर अम्ल की भांति, जो कि कठोर अम्ल की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, सन 1964 में जॉर्जेनसन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि B+3 एक सीमावर्ती अम्ल है, यानी अम्ल 3 प्रकार का हो सकता है, कठोर अम्ल, मृदु अम्ल और सीमावर्ती अम्ल। सीमा पे है, यानी आपके पास में ये कठोर भी हो सकता है और मृदु भी हो सकता है, डिपेंड करता है इसके साथ में जुड़ने वाला कंपाउंड कैसा है। सीमावर्ती अम्ल है जो H माइनस आयन से जुड़ता है, जो कि एक मृदु क्षार होता है। H माइनस कैसा है? मृदु क्षार। ठीक है, मृदु क्षार के साथ जुड़ता है तो BH3 यौगिक का निर्माण करता है, और BH3 यौगिक कैसा होता है? मृदु अम्ल की भांति व्यवहार करता है। अगर यह B+3 आयन या B+3 सीमावर्ती अम्ल यदि F माइनस आयन से जुड़ता है, और F माइनस आयन की प्रकृति कैसी होती है? कठोर क्षार होती है। मैंने आपको सारणी बना रखी है, कठोर अम्ल, मृदु अम्ल और सीमावर्ती अम्ल, कठोर क्षार, मृदु क्षार और सीमावर्ती क्षार। ठीक है, उनमें आप देख लेना। तथा BF3 यौगिक का निर्माण होता है, जो कि एक कठोर अम्ल की भांति व्यवहार करता है। कहने का मतलब B+3 क्या है? सीमा रेखा पे है, यानी कि सीमावर्ती अम्ल है। अब यहाँ पे दो रास्ते हैं, H माइनस और F माइनस। ये कैसा है? मृदु है। ये कैसा है? कठोर है। अब सीमावर्ती है, मृदु के साथ में जाएगा तो मृदु की भांति व्यवहार करेगा, कठोर के साथ में जाएगा तो कठोर की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं सहजीवन। ठीक है, यानी कि कठोर कठोर, मृदु मृदु के मध्य अंतर क्रिया होती है, तो हमारे पास में कंपाउंड का स्टेबिलिटी या स्थायित्व बढ़ता है, जिसे हम कहते हैं सहजीवन। और जो कंप्लीट प्रोसेस है उसे हम कहते हैं सहजीविता। अब देखो, सहजीविता के हमारे पास में और भी हमारे पास में इसके अनुप्रयोग या हम कह सकते हैं कि इसके उपयोग क्या हैं। सहजीविता से बता सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड, अगर हमारे पास में दो संकुल यौगिक हैं, उन दोनों संकुल यौगिकों में हमें बताना है कि कौन सा अधिक स्थायी होगा, तो वो हम सहजीवन के आधार पे हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं
सहजीवन के आधार पर या सहजीविता के द्वारा संकुल यौगिकों के बंधन समायवी के स्थायित्व को समझाया जा सकता है। सहजीविता के आधार पर संकुल यौगिकों के बंधन समावयवों के संकुल यौगिकों के बंधन समावयवों के स्थायित्व को समझाया जा सकता है कि कौन सा कंपाउंड हमारे पास में स्टेबल होगा और कौन सा कंपाउंड हमारे पास में स्टेबल नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल CONH3 एक कंपाउंड हमारे पास में ये है और दूसरा कंपाउंड है CONH3 ये दोनों संकुल यौगिक हैं। इन दोनों में कौन सा संकुल यौगिक अधिक स्थायी होगा और कौन सा हमारे पास में कम स्थायी होगा, उसकी व्याख्या करते हैं। इसका भी आईपीसी नेम क्या हो जाएगा हमारे पास में, पेंटाएमीन फ्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड। इसका भी नाम क्या हो जाएगा, पेंटाएमीन आयोडिडो कोबाल्ट थर्ड आयन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास में है सेंट्रल मेटल आयन और यहाँ भी हमारे पास में क्या है, सेंट्रल मेटल आयन है। दोनों में सेंट्रल मेटल आयन क्या है, समान है। इसमें हमारे पास में दो प्रकार के लिगेंड जुड़ रहे हैं, NH3 और F-। इस वाले में दो लिगेंड हैं NH3I-। अब देखना है NH3 की प्रकृति कैसी है, I- की प्रकृति कैसी है। NH3 होता है कठोर क्षार, कैसा होता है, कठोर क्षार होता है। F- भी कैसा होता है, कठोर क्षार होता है। NH3 कैसा है, कठोर क्षार, और I- कैसा है, मृदु क्षार है। अब आप आराम से व्याख्या कर सकते हैं, कठोर के मध्य अंतरक्रिया होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मृदु के मध्य अंतरक्रिया होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। कठोर और मृदु के मध्य अंतरक्रिया होगी तो वहाँ पे स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अब ये सीमावर्ती भी नहीं है, कैसा है, ये कठोर है, ये हमारे पास में कठोर मृदु है। तो कौन सा स्टेबल होगा, हम कह सकते हैं इन दोनों संकुल यौगिक में ये वाला संकुल यौगिक आपके पास में अधिक स्टेबल होगा। और क्यों होगा, क्योंकि इस संकुल यौगिक में सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ने वाले लिगेंड NH3, 5 हमारे पास में एमीन है, 1 हमारे पास में फ्लोरिडो है। फ्लोरिडो हमारे पास में कैसा है, कठोर क्षार है, और ये भी कैसा है, कठोर है। कठोर के मध्य होने वाली अंतरक्रिया क्या होती है, अधिक स्थायी होती है। किसकी तुलना में, कठोर और मृदु अंतरक्रिया की तुलना में क्या होती है, अधिक स्टेबल होती है। इसकी व्याख्या आप आराम से कर सकते हैं कि आपके पास में कौन सा कठोर है और कौन सा मृदु है। ठीक है, दोबारा समझो। सहजीविता के आधार पर संकुल यौगिकों के बंधन समावयवों के स्थायित्व को निम्न प्रकार समझाया जा सकता है। हम कैसे समझा सकते हैं, हमने 2 एग्जाम्पल लिया, CONH3 और हमारे पास आवेश कितना है, +2 है, यहाँ भी +2 है। सेंट्रल मेटल आयन का हम यहाँ पे कोई रोल नहीं है, जो हमारे पास में लिगेंड है उसकी प्रकृति हमें देखनी है मुख्य रूप से। सेंट्रल मेटल आयन से 2 प्रकार के लिगेंड जोड़ रहे हैं, 5 एमीन है, 1 हमारे पास में फ्लोरिडो है। एमीन हमारे पास में कैसा है, कठोर है, और F- हमारे पास में कैसा है, ये भी कठोर है। कठोर के मध्य होने वाली अंतरक्रिया क्या होती है, अधिक स्टेबल होती है। और कठोर और मृदु के मध्य होने वाली अंतरक्रिया क्या होती है, दुर्बल होती है। ठीक है, इसको हम समझें।
दोबारा लिखें, CONH35F+2 संकुल यौगिक CONH35I+2 संकुल यौगिक की तुलना में अधिक स्थायी होता है, क्योंकि CONH35 संकुल यौगिक में NH3 एवं F- दोनों स्पीशीज कठोर होती हैं, और कठोर अंतरक्रिया कठोर के मध्य होने वाली अंतरक्रिया स्थायी होती है, जबकि CONH35I+2 संकुल यौगिक में NH3 व I- स्पीशीज क्रमशः कठोर और मृदु होते हैं। अतः कठोर मृदु के मध्य होने वाली अंतरक्रिया स्थायी कम होती है। अतः CONH35I-I+2 संकुल यौगिक कम स्थायी होता है। ठीक है, देखो हमारे पास में दो संकुल कंपाउंड थे, एक हमारे पास में ये वाला है, एक हमारे पास में ये वाला है। ठीक है, यहाँ पे NH3 5 NH3 है, 5 एमीन है, 1 फ्लोरीन है। ठीक है, ये हमारे पास में कैसा है, परबल यानी कठोर के मध्य होने वाली जो अंतरक्रिया होती है वो क्या होती है, आपके पास मुख्य रूप से क्या होती है, स्टेबल होती है। और कठोर मृदु के मध्य होने वाली अंतरक्रिया क्या होती है, दुर्बल होती है या अल्पस्थायी होती है, कम स्थायी होती है। कठोर मृदु कठोर के मध्य होने वाली अंतरक्रिया, मृदु के मध्य होने वाली अंतरक्रिया क्या होती है, मोस्ट स्टेबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखें, जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल है, इसको आप साथ के साथ उतार लो या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। यानी कई बार इसमें छोटा क्वेश्चन बना लेता है कि इन दोनों में कौन सा कंपाउंड स्टेबल है और क्यों है। ठीक है, यानी क्वेश्चन इसमें आपके पास में यूनिट ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी यूनिट है। इसमें क्वेश्चन कहीं से भी छोटा क्वेश्चन बना लेता है कि आपके पास में ये सीमावर्ती अम्ल है, इसके साथ जुड़ेगा तो क्या होगा, कौन सा कंपाउंड स्थायी है, क्यों है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास में है CO
CN5 SCN, CN5 SCN -3 CO CN5 NCS -3। इन दोनों संकुल यौगिकों में कौन सा स्थायी होगा और कौन सा आपके पास में कम स्थायी होगा, उसकी बात हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम बात करें इस वाले संकुल की बात करें, ये CN, ये हमारे पास में SCN। ठीक है, यहाँ पे जुड़ने वाला लिगेंड हमारे पास में कौन सा CN है। यहाँ पे हमारे पास में कितने हैं, 5 CN माइनस प्लस एक हमारे पास में क्या है, SCN। ठीक है, यहाँ पे जुड़ने वाले भी क्या क्या हैं, एक हमारे पास में है 5 CN माइनस प्लस एक NCS। ठीक है, इसमें दाता परमाणु पास में क्या है, सल्फर है, इसमें दाता परमाणु पास में क्या है, नाइट्रोजन है। अब दोनों की बात करते हैं तो कौन सा स्थायी होगा, कौन सा कम स्थायी होगा। यहाँ पे जुड़ने वाला हमारे पास में क्या है, कार्बन है, यहाँ पे जुड़ने वाले पास में क्या है, कार्बन है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में जो CN माइनस है, ये हमारे पास में कैसा है, मृदु। जो CN माइनस है वो कैसा है, मृदु है, और ये भी कैसा है हमारे पास में, मृदु, और SCN भी कैसा होता है, मृदु होता है। ये आपके पास में कैसा है, मृदु है। NCS कैसा होता है, कठोर। अब आपको पता चल गया होगा कौन सा स्थायी है, कौन सा कम स्थायी है। मृदु मृदु के मध्य, मृदु मृदु के मध्य और मृदु कठोर के मध्य होने वाली अंतर क्रिया कैसी होगी, ये आपके पास में अधिक स्थायी, अधिक स्थायी, और ये आपके पास में कम स्थायी। समझो इसको, आपके पास दो प्रकार के संकुल यौगिक हैं। आपके पास में दो प्रकार के संकुल यौगिक हैं, CO CN5 SCN और यहाँ पे NCS, थायोसाइनेटो आइसोथायोसाइनेटो। ठीक है, इसमें भी CN है, इसमें भी CN है। और CN की हम बात करें, CN में दाता परमाणु क्या होता है, कार्बन होता है। इन्हें पर CN की बात करें, CN कैसा है, मृदुक्षार है। कैसा है, मृदुक्षार। मैंने आपको लिखाया था SCN भी लिखाया था, SCN माइनस, NCS माइनस। NCS माइनस के पास में क्या था, कठोर था, या के पास में कैसा था, मृदु था। मृदु मृदु के मध्य होने वाली अंतरक्रिया क्या होगी, अधिक स्थायी होगी। मृदु और कठोर क्षार के मध्य होने वाली अंतरक्रिया क्या होगी, कम स्थायी होगी। आप लिख सकते हैं इसमें, आप बता सकते हैं ये संकुल यौगिक इस संकुल यौगिक की तुलना में अधिक स्थायी होता है, क्यों। तो आप बता सकते हैं COCN5 SCN संकुल यौगिक में CN और SCN दोनों मृदु क्षार यानी दोनों मृदु होते हैं, और मृदु के मध्य होने वाली अंतरक्रिया अधिक स्थायी होती है। जबकि इस संकुल यौगिक में CN NCS दो प्रकार के स्पीशीज हैं, जिसमें CN कैसा है, मृदु है, और NCS कैसा है, कठोर है। तो मृदु और कठोर के मध्य होने वाली जो अंतरक्रिया होती है, उसके मध्य आपके पास में जो कंपाउंड बनता है, वो कंपाउंड क्या होता है, अस्थायी होता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास में इन दोनों एग्जाम्पल हैं, उनको हम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। CN5 SCN है, यहाँ पे CN कैसा है, मृदु है, SCN कैसा है, मृदु है। हम SCN को डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, जो SCN वाला कंपाउंड है उसको हम डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास में देखो, आपने देखा होगा नाइट्रोजन का N-3 आया था, नाइट्राइड, और नाइट्राइड का आकार छोटा है, कैसा है, ये कठोर क्षार है। कैसा है, ये कठोर क्षार। CN कैसा है, मृदु,
तो कठोर मृदु के मध्य होने वाली अंतर क्रिया क्या होगी, कम स्थायी होगी। जबकि आपके पास में ये भी मृदु है, ये भी मृदु है, तो मृदु मृदु के मध्य होने वाली अंतर क्रिया क्या होती है, अधिक स्थायी होती है। क्वेश्चन आ सकता है इन दोनों यौगिकों में कौन सा यौगिक अधिक स्थायी है और क्यों। तो आपको सारणी में से याद रखना है कौन सा कठोर है, कौन सा मृदु है। कठोर मृदु के आधार पर आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल है इसमें, CO कोबाल्ट +2, कोबाल्ट +2 एक सीमावर्ती अम्ल है, एक सीमावर्ती अम्ल है, जबकि CO CN5-2, जबकि CO CN5-2 मृदु अम्ल होता है, मृदु अम्ल होता है, मृदु अम्ल होता है। क्यों, इसका हमें आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है, CO+2 एक सीमावर्ती अम्ल है, सीमावर्ती अम्ल CN आपके पास में कंपाउंड है, इसके साथ में ऐड होके एक संकुल यौगिक बना रहा है पेंटासाइनो कोबाल्टेट थर्ड आयन। ठीक है, लेकिन आपके पास में जो संकुल है वो संकुल कैसा है, आपके पास में वो संकुल आपके पास में मृदु है। यानी अपन इसकी कंप्लीट बात करते हैं तो ये अपने पास में कैसा होता है, मृदु होता है। क्यों होता है, इसका क्या कारण है। देखिए आप इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ और बताओ ऐसा क्यों है। देखो अब इसमें हम देखते हैं इसके साथ क्या जुड़ा है, CN जुड़ा है। जैसे हम लिखेंगे आंसर में क्या लिखेंगे, क्योंकि CO+2 एक सीमावर्ती अम्ल है, सीमावर्ती अम्ल है तथा यह CN- आयन से जुड़ता है, जो कि एक मृदु क्षार है, जो कि एक मृदु क्षार होता है, जो कि एक मृदु क्षार होता है। अर्थात जब कोई सीमावर्ती अम्ल किसी कठोर क्षार के साथ संपर्क में आता है तो कठोर क्षार की भांति, कठोर अम्ल की भांति तथा मृदु क्षार के संपर्क में आता है तो मृदु क्षार के संपर्क में आता है तो मृदु अम्ल की भांति व्यवहार करता है, मृदु अम्ल की भांति व्यवहार करता है। इस एग्जाम्पल में हमारे पास में CO+2 कैसा है, सीमावर्ती अम्ल है, और CN- कैसा है, मृदु क्षार है। CO+2 ये कैसा है हमारे पास में, सीमावर्ती अम्ल है, प्लस CN- कैसा है, मृदु क्षार है। इन दोनों के मध्य अंतर क्रिया होगी तो क्या बनेगा, मृदु अम्ल।
जो स्पीसीज बनेगी वो कैसी होगी, मृदु अम्ल की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, यानी CO+2 एक सीमावर्ती अम्ल है और हम COCN5 के साथ में लाएंगे तो कैसा होगा, ये मृदु अम्ल की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, ये हमारा सहजीविता टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास में है टॉपिक है HSAB सिद्धांत है, उसके जो अनुप्रयोग हैं वो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।